नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों के लिए बड़े तोहफों पर विचार किया जा रहा है, यानी उन्हें बड़ा तोहफा दिया जाएगा, जिनमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं। इसके अलावा बैठक में शहरी पुनर्विकास, परिवहन, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना और उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा होगी। साथ ही राजस्व और आपदा विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि की व्यवस्था शामिल है। ये सभी प्रस्ताव राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर अहम असर डाल सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चले हैं। शिवम, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये 29 प्रस्ताव क्या है शिवम? जी देखिए प्रिया, उत्तर प्रदेश में बेशक आज उन सबके लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन भी है और सभी की निगाहें इस बैठक पर हैं। हालांकि बैठक चल रही है, अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। मतलब बैठक अभी चल रही है, बैठक में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक सवाल जो अभी आपने कहा कि सभी की नजरें हैं उस पर और कितना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है। आपको बता दूं प्रिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो लोक भवन में बैठक चल रही है, इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। बैठक में माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों के लिए बड़े तोहफे का विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों पर एक एक करके उन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम कुछ बड़ा करने वाले उत्तर प्रदेश में, और उसी 29 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में थे। और इसके अलावा प्रिया, बैठक में शहरी पुनर्विकास, परिवहन, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना करना, उप निबंधक कार्यशाला में पंजीकृत विलेखों का डिजिटलाइजेशन, तमाम मुद्दों पर इस पे चर्चा चल रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी क्या कुछ अपडेट होता है। हालांकि वो हम लेकर आएंगे जनता के बीच में। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान किया जाएगा और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को इस बात से समझा जा सकता है कि जब बैठक होती है, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षक और उनकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि भाई अब उनके लिए सरकार क्या कुछ जो है वो फैसला लेने वाली है। तो अब लगता है कि शिक्षकों को इससे कुछ लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है ना कि हम कैशलेस इलाज करवाएंगे शिक्षकों को। तो अब जो है उनकी भी निगाहें टिकी हुई है, उनकी उम्मीदें जो है वो बढ़ चली है। जी प्रिया, आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की बैठक होती है उत्तर प्रदेश में, तो सभी की निगाहें बेशक उस तरफ इसलिए होती है क्योंकि सबको इस बात की उम्मीद होती है कि जब जब बैठक होगी प्रदेश के लोगों के लिए, उन जिम्मेदार लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, तमाम पिछली पंक्ति में पिछले जगह पर बैठे हुए लोगों के लिए भी खास ऐलान हो सकता है। सबकी निगाहें होती हैं कि इस बार मुख्यमंत्री क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को इस बात से समझा जा सकता है कि 29 प्रस्तावों पर जो चर्चा की जा रही है वो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और एक एक करके लाइन बाय लाइन जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर, चाहे गन्ना मूल्य भुगतान का हो, चाहे कैशलेस इलाज की बात हो, ऋण की व्यवस्था हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यानी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता को दिखाता है कि सिर्फ किसी एक चीज पर वो फोकस नहीं रखते हैं, वो तमाम चीजों को लेकर चलते हैं और इसीलिए सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। 5 लाख तक का लाभ है शिवम, किस नजरिए से इसे देखा जाए? देखिए प्रिया, 5 लाख तक के इलाज का जब बात होता है तो उत्तर प्रदेश में जब भी कभी ऐलान होता है, जब भी इस तरह की बैठक होती है, तो अगर
इस तरह का ऐलान होता है तो सबको लगता है कि ठीक है, अगर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है तो फिर अगर उनको 5 लाख तक की सुविधा मिल रही है तो उनके लिए ये बड़ी बात हो जाती है। और इसीलिए जितने लोग हैं सब इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि जब ये बैठक खत्म होगी, जब ये पूरा प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होगा तो उनके लिए क्या कुछ निकल कर आएगा। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसे देश का बजट जब आता है तो सभी विभाग सबके अपने अपने जो नजरें हैं वो सब उसके लिए जो ये पूरा बैठक चलता है, या फिर इस तरीके से कहें कि जब ये पूरा सेशन चलता है वित्तीय विभाग का, और उस वक्त जिस तरीके से सबकी निगाहें होती हैं कि उनके टैक्स में कितना बचाव हो रहा है, उनके और चीजों पर कितना असर पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बैठक होती है जहां पर ये अनुमान लगाया जाता है कि आज उनके लिए पिटारे में से क्या निकल कर आएगा। और 29 प्रस्ताव जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर वहां लोक भवन में चर्चा चल रही है, सबकी निगाहें इस बात पर है कि और क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस मंथन से। यानी आम जनता को कह सकते हैं कि लाभ की उम्मीद है। और जो वादा जो है सरकार करती है, क्योंकि 5 सितंबर को ये वादा किया था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने, और आज लगता है कि उस वादे पर सरकार जो है वो खरा उतरने की कोशिश करेगी। आम जनता के लिए और क्या सुविधाएं शिवम सरकार देने वाली है? जी प्रिया, आपको बता दें कि इस बैठक में चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की इलेक्ट्रॉनिक जो प्रस्ताव था उस पर तो चर्चा होगी। शायद आपको ये भी बता दें कि शहरी पुनर्विकास हो, परिवहन हो, विज्ञान पार्क हो, नक्षत्रशाला हो, उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों की डिजिटलाइजेशन हो, साथ ही साथ राजस्व और आपदा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर इस पर जो है चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी बता दें प्रिया आपको कि पुनर्वासन और पूर्वी पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए भूमि की व्यवस्था करना भी शामिल है। यानी कि लगातार मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ की, जो लोग जहां से विस्थापित हो रहे हैं, खास करके बंगाल से बांग्लादेश से, माफ करिएगा, वहां से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए भूमि की व्यवस्था करना, यानी कि एक एक करके सभी चीजों पर बहुत पैनी निगाह के साथ मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ये बैठक खत्म होगी और कुछ अपडेट आएगा तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिन पर वादे किए गए थे इरादे भी बिल्कुल उसी तरीके से, या फिर उसमें कुछ है 19-20 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बैठक जब खत्म होगी उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बात पता है कि 29 प्रस्ताव जिस पर चर्चा चल रही है इस वक्त लोक भवन में, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि कितना दूध कितना पानी। हाँ, अब लेकिन शिवम, इसमें एक तर्क भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेशी जो हिंदू है उनके बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया भी करवाई जा रही है, तो इस पर तो विरोध उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है ना। प्रिया, एक चीज हमें समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का विरोध जो लगातार चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंचों से और अपने तमाम भाषणों के जरिए वो खुले तौर पर, एलानिया तौर पर ये कह चुके हैं कि जो चाहे एसआईआर का जिक्र हो या फिर सीए एनआरसी में भी उसका जिक्र हुआ था तो इस पर हंगामा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बहुत मुखरता से बोलते हुए नजर आए हैं। उनका ये मानना है कि जो बांग्लादेश है वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और ये बात मुख्यमंत्री को हमने कई बार बोलते हुए देखा भी है। और शायद 29 प्रस्ताव में इसी बात का जिक्र और इसी बात प्रस्ताव पर ये चर्चा भी हो रहा है कि जो लोग विस्थापित हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, और ये जिस तरीके से वहां प्रताड़ित हो रहे हैं किसी से छुपा नहीं है, वो जग जाहिर है। और इसीलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी बातों पर अटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में आती है, लेकिन बावजूद अगर इसके उत्तर प्रदेश में इस चीज की व्यवस्था की जा रही है। आपको याद करना होगा वो टाइम जब एनआरसी जो है, एनआरसी के लिए जोरदार विरोध हुआ था। कहा जा रहा था कि जो हमारे भारत में जो मुसलमान है उन्हें हटाया जाएगा और जो दूसरे देश में हिंदू है, अल्पसंख्यक जो है, उन्हें बसाया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत जोर विरोध शुरू हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक ये महत्वपूर्ण फैसला होगा और शायद इसे कहीं ना कहीं लेकर देश पर भी एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा कि अब पूरी तरह से इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है, जिन पर जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, उन हिंदुओं को बसाया जाए। ये सरकार की नीति तो पहले भी रही है ना शिवम।
प्रिया, यही बात जो आप कह रही हैं कि एक स्मॉल करेक्शन के साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश जो लोग प्रताड़ित हैं, यहाँ से उनको निकाला जाएगा जिनका यहाँ पर जो घुसपैठ के जरिए आए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनका। लेकिन जिन हिंदुओं को लाने की बात कही जा रही है वो तो बंटवारे के समय से ही ये बात एलानिया तौर पर था, और ये बात था भी कि जो हिंदू इन देशों में प्रताड़ित होंगे उनको यहाँ लाया जाएगा। और जो एक तरीके से कहें कि जो माइनॉरिटी है जो वहां से प्रताड़ित की जा रही है, बांग्लादेश में हिंदू कितने परसेंट बचे हैं? 1.5% के आसपास बचे हुए हैं, यानी कि उनके साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। उसमें मुस्लिम का जिक्र ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सीएनआरसी में इस बात का पूरा विरोध भी देखने को मिला था कि भाई मुस्लिमों के साथ इसका दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार बोलने से पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने कहा था कि जो फैक्ट हुआ था, जो चीजें फैक्चुअली है तो प्रताड़ित किया जा रहा है उनको हम देंगे, उसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं था। हालांकि वो डिबेट का विषय हो जाता है, तमाम तरह के डिबेट भी हमने देखे हैं जहां पर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही है ताकि देश में जो है अशांति फैले। लेकिन आज वही चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसीलिए आज 29 प्रस्ताव पर ये चर्चा हो रही है। और इसने वाली बात होगी कि जब ये बैठक खत्म होगी तब क्या कुछ इस मंथन से निकलकर सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम आपका। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण ये खबर है, लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में 29 प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। हालांकि किन प्रस्ताव पर सरकार क्या निर्णय लेगी ये बैठक के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दो मुद्दे पर जो है वो लोगों की निगाहें टिकी है। एक तो पहला मुद्दा शिक्षा, और शिक्षा मित्र जो है उन्हें 5 लाख तक कैशलेस वो इलाज कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बांग्लादेशी हिंदुओं का है। तो क्या अब इन दोनों मुद्दे पर सरकार क्या निर्णय लेगी, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत के बीसलपुर में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस रैली का नेतृत्व भाजपा नेता नितिन पाठक ने किया। सैकड़ों लोगों ने काली पट्टी बांधकर केंद्र और राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अपने आक्रोश दिखाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकाला। सरकार की नीतियों और युवा विरोधी इसे बताते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता नितिन पाठक ने कहा कि यह संघर्ष सवर्ण समाज का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। हजारों की भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रही है। देखिए, यूजीसी के विरोध में जो काला कानून पास किया गया है, जो नए अधिनियम इसमें जोड़े गए हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल 1956 में नियम पास हुए थे जिसके आधार पर अब तक शिक्षा ग्रहण की जा रही थी विद्यार्थियों द्वारा, उसमें जो अधिनियम पास किया गया उसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं। कोई पौधा छोटा रह जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के बड़े पौधों को काट के उसके बराबर कर दिया जाए। शिक्षा, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, सरकार, प्रशासन, शासन, इन पे सबका समानता से अधिकार होना चाहिए। 21वीं सदी में हमें बात करनी चाहिए इक्वलिटी की, समानता के अधिकार की। हम बात करें इक्विटी की, हिस्सेदारी की, उसके संबंध में ज्ञापन देने जा रहे हैं। देखिए, यूजीसी के विरोध में जो काला कानून पास किया गया है, जो नए अधिनियम इसमें जोड़े गए हैं, आज यूजीसी के नियम को लेकर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह का बयान सुर्खियों में है। अवधेश सिंह ने कहा है कि उन्हें यूजीसी के नए नियम के बारे में जानकारी ही नहीं है और इसके बारे में जनता खुद बताने को कह दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पिंडरा के लोग धरने पर बैठे हैं तो क्यों उनसे सीधा मिलकर नहीं पूछा क्या। विधायक ने कहा कि हमसे पूछकर लोग धरने पर बैठे हैं क्या, और आगे क्या कहा कि अगर यूजीसी नियम लागू हो गया तो इसे सबके सामने दिखाइए। इस बयान ने वाराणसी के शिक्षा और राजनीतिक माहौल में अब हलचल पैदा कर दी है। तो देखिए, यूजीसी नियम को लेकर पिंडरा में धरना हो रहा है और इस पर विधायक ने सवाल उठा दिए हैं। विधायक ने कहा है कि क्या जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्होंने हमसे पूछा, और अगर आप ये सवाल मुझसे उठा रहे हैं तो जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे ये सवाल करना चाहिए। पिंडरा में लोग धरने पर बैठे हैं यूजीसी के खिलाफ और इसे लेकर बीजेपी एमएलए का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे जाकर सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वो धरने पर क्यों बैठे हैं, वजह क्या है। और अब इसे लेकर जो सवर्ण समाज विरोध कर रहा था उनके विवादित बयान को लेकर अब एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर
इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे? क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर देश भर में विरोध चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बीजेपी एमएलए का यूजीसी पर अब विवादित बयान आ गया। एक तरफ तो लोग धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो क्या हमसे पूछकर बैठे हैं? जी बिल्कुल, ये बता दें कि वाराणसी में पिंडरा विधायक अवधेश राय ने पिंडरा महोत्सव को लेकर के एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने पूछा कि विधायक जी, इस समय यूजीसी को लेकर के आप क्या कहेंगे? यूजीसी पे तमाम जो है लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पे जो है यूजीसी का विरोध जो है प्रदेश में चल रहा है। तो बेतुका बयान पिंडरा विधायक का बेतुका बयान सामने आया। तो पिंडरा विधायक ने यह कहा कि जो लोगों ने धरना दिया या धरने पर बैठे हैं तो क्या हमसे पूछकर बैठे हैं या जो बैठे धरने पे जो बैठा है वो पिंडरा विधानसभा के क्षेत्र का रहने वाला है क्या? तो यह विवादित एक बड़ा बयान है जो वर्तमान में जहां यूजीसी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश में जो है हर जगहों पर जो है तमाम समाजों के द्वारा या छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार ऐसे चित्र जो है पूरे देश में दिखाई दे रहा है, बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है। उस बीच आग में घी का डालने का जो है बयान सामने आया, विवादित बयान दिया गया है अवधेश राय पिंडरा विधायक के द्वारा। तो इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र? जिस तरह से बयान अवधेश सिंह ने दिए हैं, इस पर क्या कुछ कहना है बीजेपी का? क्या अगर उनसे किसी भी नेता से इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब अब इस तरह से लिए जाएंगे? क्या इस तरह से दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, बता दें प्रिया आपको बीजेपी के किसी नेता का अब तक इस मामले में कोई बयान अब तक अभी तक आया नहीं आ पाया है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम ऐसे नेता हैं जो यूजीसी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। अभी कल्याण मिश्रा का पत्रकार वार्ता में बयान आया था, उन्होंने भी यूजीसी को लेकर के कहा कि यह कानून जो है काला कानून है। तमाम ऐसे जो है ब्रिजभूषण सिंह का भी बयान आ चुका है। तो ऐसे कई सांसद हैं जिनका जो पक्ष जो है यूजीसी को लेकर के जो है विरोधियों के पक्ष में आया है, सरकार के विरोध में उन्होंने बोला है। कहीं कहीं सरकार जो है खुद कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। ये भी तो है ना कि भाई जब देश भर में इतना हंगामा चल रहा है आपको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये हैरत अंगेज करने वाला बात है कि आप पिंडरा से विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद जो यूजीसी बिल पास हो गया है, पारित हो चुका है और आपको यह बयान आपके द्वारा दिया जा रहा है कि इस विधेयक के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो कहीं कहीं सरकार का भी खाता है, सरकार कहीं कहीं इसकी रवैया जो है अपने विधायकों को रखी रही है, या तो उनके जो विधेयक लाए गए हैं उनके जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनसे पता हो रही है कि शायद बचने के लिए भी ये तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि भाई हमें तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ताकि वो सरकार के भी हितैषी बने रहे और इधर जनता से भी हितैषी बने रहे। जी बिल्कुल, तो जो जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहीं गोल मटोल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे जो है विधायकों या सांसदों से इस बात को पूछा गया जनप्रतिनिधियों से, तो सभी लोगों ने गोल मोल जवाब दिए हैं। कहीं कहीं जो है गोल मोल जवाब देते हुए भाषण में कह रहा है कि वो खुद को बचाते हुए सरकारी पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका। तो वाराणसी से बड़ी खबर, पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह ने यूजीसी को लेकर अब उल जुलूल बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं है ये क्या यूजीसी के नियम है। और इसके साथ ही जो लोग धरने पर बैठे हैं, जब उनके बारे में पूछा गया तो अवधेश सिंह ने कहा कि जो धरने पर बैठे हैं उन्होंने क्या हमसे इजाजत ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है, फिर क्या एमएलए विधायक को इस बारे में जानकारी नहीं है या फिर वो दोनों तरफ चल रहे हैं, यानी सरकार से भी सही बनना है और जनता के साथ भी खड़े होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खुर्जा के मुरारी नगर क्षेत्र से जुड़े भाजपा के 10 बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले बूथ अध्यक्षों ने अपने पत्र में यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर सवर्ण समाज में गहरा रोष का हवाला दिया। पत्र में लिखा गया कि सवर्ण समाज लंबे समय से भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है, लेकिन यूजीसी ड्राफ्ट के कारण पार्टी की नीतियां और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना अब संभल नहीं रहा है। सामूहिक इस्तीफे में यह भी मांग की गई है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाता है तो मुरारी नगर शक्ति केंद्र सहित समस्त समितियों से बूथ अध्यक्षों को मुक्त किया जाएगा। इस्तीफे की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई है। इस्तीफा देने वालों में विनय
राजवीर, पुरुषोत्तम, चंद्रशेखर, नीरज, प्रवीण, मुकेश, शिवेंद्र और सतेंद्र शामिल हैं। तो बड़ी खबर देखिए, बुलंदशहर से 10 बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। वजह यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और अब तो ये बड़ी खबर हो गई कि अब सामूहिक रूप से इसका विरोध किया जा रहा है और बूथ अध्यक्ष सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कपिल सिंह जुड़ चले हैं। कपिल, यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में उबाल है, यही तस्वीर बुलंदशहर से भी आई है। अभी तक तो हमने देखा कि किस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, लगातार ऐसा सिलसिला चल रहा है। अब बूथ अध्यक्ष भी इसे लेकर जो है अपना विरोध जता रहे हैं। 10 बूथ अध्यक्ष है, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में जो खोजा विधानसभा है वहाँ पर एक जगह पड़ती है मुरीदनगर, जिसमें जो बूथ अध्यक्ष है 10 बूथ अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसमें विनय, राजीव, पुरुषोत्तम, चंद्रशेखर, नीरज, प्रवीण, मुकेश, शिवेंद्र, सतेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। जहाँ इनका कहना है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके जो बच्चे जो जाएंगे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, उनके साथ काफी अत्याचार होगा यूजीसी को। लेकिन कपिल, अब ये तो समझना है ना कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप कर रही है, तो इस तरह से जो सामूहिक त्यागपत्र दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो फिर इस तरह की जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरह से त्यागपत्र देने का मतलब क्या मतलब है? जी प्रिया, आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी है। अब सुनवाई के बाद क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ये स्वर्ण समाज के लोग उस पर प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल इनका जो स्वर्ण समाज के लोगों का काफी यूजीसी जो ड्राफ्ट को लेकर काफी इनमें रोष व्यक्त है। लेकिन इस तरह से जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर, लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, इनका कहना है कि जो ड्राफ्ट बनकर आया है इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। जो जिनके खिलाफ अगर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा तो उसमें पहले जांच की जानी चाहिए, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज हो, ये इनका कहना है। हाँ, लेकिन फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना कपिल। जी, तो फिर इस तरह से सामूहिक इस्तीफा का तो कोई मतलब नहीं बन जाता है। इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे तो सभी को मानना होगा। फिलहाल हमने इस मामले में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनसे बात करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि अब इसकी में देख रहे हैं, जो भी होगा आगे इसके बारे में बात बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका। बड़ी खबर बुलंदशहर से 10 बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। वजह है यूजीसी कानून। यूजीसी कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी के तहत बुलंदशहर में भी 10 बूथ अध्यक्ष जो है उन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और सीधा अब सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर ये आपका कानून लागू रहेगा तो फिर अब स्वर्ण समाज जो है इसका लगातार विरोध करता हुआ नजर आएगा और एक एक कर हर बूथ से कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का आक्रोश खुलकर सामने आया है। केसरिया भारत के कार्यकर्ता पिछले 24 घंटे से लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी कानून सवर्ण समाज और मेधावी छात्रों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इस कानून के तहत किसी भी छात्र पर अगर आरोप लग जाता है तो उसका पूरा शैक्षणिक और भविष्य का करियर बर्बाद हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऐसे में इस तरह का कानून छात्रों के साथ अन्याय है। धरना प्रदर्शन में केसरिया भारत के साथ साथ कई अन्य संगठन और संस्थाओं के लोग भी समर्थन में पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक सरकार यूजीसी कानून को वापस नहीं लेती या उसमें संशोधन नहीं करती तब तक उनका धरना और विरोध जारी रहेगा। चित्रकूट जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी के बेटे आयुष के अपहरण के बाद निर्मम हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 18 सदस्यीय डेलीगेशन बरगढ़ पहुंची, जहां डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। डेलीगेशन का नेतृत्व समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव ने किया। इस दौरान सांसद कृष्णा देवी पटेल, सरदार
यहां सदर विधायक अनिल प्रधान, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, सपा नेता डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल, नीलम गुप्ता समेत कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। डेलीगेशन ने पीड़ित अशोक केशवानी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और 22 जनवरी को हुई आयुष की हत्या के कारणों पर सवाल उठाए। साथ ही परिवार को सुरक्षा लाइसेंस दिए जाने और चौराहे का नाम आयुष के नाम पर रखने की मांग भी उठाई गई। पूरे देश में जिस प्रकार से व्यापारियों और वैश्य समाज के ऊपर जो आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद चित्रकूट के मऊ मानिकपुर विधानसभा अंतर्गत बरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगढ़ ग्राम के बाजार में हमारे वैश्य समाज के व्यापारी समाज के साथी अशोक केसरवानी जी के 13 वर्षीय सुपुत्र आयुष केसरवानी उस छोटू का 22 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या से क्षुब्ध होकर वहां के क्षेत्रीय लोगों ने वहां पे रोड भी जाम करने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर इस घटना की पूरी जानकारी के लिए और पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जनपद में आया। पूरे देश में बांदा जिले में रंगदारी मांगने के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तिंदवारी कस्बे में एक दुकानदार से रंगदारी मांगने के लिए धमकी भरा पत्र दुकान में फेंका गया और इससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित की शिकायत पर तिंदवारी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और इसमें आरोपी की गतिविधियां साफ तौर पर सामने आई। पुलिस ने मिले सबूतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अमली कौरगांव निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रंगदारी मांगी थी। हालांकि फिलहाल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक तिंदवारी और उनकी टीम के द्वारा एक भानु नाम के अभियुक्त को, जो ग्राम अमलीकौर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध असलहा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भानु एक अपने अन्य साथी शनि के साथ इन्होंने एक दुकानदार को जीवन भय दिखाते हुए उससे रंगदारी मांगी थी। उसके लिए एक लेटर भी लिखा था। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य पाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। इससे आज इसकी गिरफ्तारी के दौरान इसके पूछताछ में इसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि एक अन्य साथी शनि, जिसको तिंदवारी पुलिस ने पहले भी जेल भेज रखा है, उसके साथ उसने दुकानदार को जीवन भय दिखाते हुए रंगदारी मांगी थी और इसमें जो है पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। बुलंदशहर में गन्ना बकाया और ट्यूबवेल बिजली बिल समेत कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकियों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ब्रजनाथपुर और सिंभावली शुगर मिल पर किसानों का करीबन 26 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया है, लेकिन बार बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल किसान कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों से वार्ता के बाद ही धरने को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे हैं। आज विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। इसमें नकली कीटनाशक है, चकबंदी के इशू हैं, बिजली संबंधित इशू हैं, नकली कीटनाशक का मैं बता रहा हूं, आवारा पशु का है और ब्रजनाथपुर सिंभावली चीनी मिल का 25 से 27 करोड़ रुपए बकाया है। इन सारे मुद्दाओं को लेके जिला कलेक्ट्रेट घेराव किया गया है। अभी अधिकारियों से आधों से वार्ता होगी, आधे आ रहे हैं, अभी उनसे वार्ता होगी और अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती है, जिस तरह से किसान को टहलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और ये स्थिति किसान की है, क्या SIR में नाम जुड़वाने की बात हो या नाम चढ़वाने खतौनी में नाम हो, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। इन सभी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में
संभल जिले के थाना हयात नगर के गांव बरबारी के मढ़ैया स्थित गौरी ईंट भट्टे पर 8 वर्षीय मासूम बच्चे की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भट्टे के परिसर में जेसीबी से गहरे गड्ढे खुदवाए गए थे और इनमें बारिश का पानी भर गया था। इन गड्ढों के आसपास ना तो कोई घेराबंदी की गई थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। खेलते समय बच्चा अचानक ही पानी से भरे गड्ढे में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत बच्चा ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद भट्टे पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गुस्साए मजदूरों ने भट्टा स्वामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई। भट्टा वालों की कितना गहरा गड्ढा है? गड्ढा है लगभग 9 फीट है? 9 फीट गहरा। हमने जब भी मना किया था कि मतलब मत खोदो इसे। हाँ जी, बच्चे की मौत कब हुई? बच्चे की मौत 5 बजे। 5 बजे। अच्छा, क्या साल का होगा बच्चा? 9 साल का। तो आपने कोई कार्रवाई करी है क्या? अभी कोई नहीं करी। आप आए हो तो आपके जरिए अगर हो सके तो हमारे ताई मदद मिल जाए। ऐसे मैं यहाँ मेरे दौरे बैठा था, तब मुझे कहा कि तुरंत मैं यहाँ से घरे गई हूँ, सब्जी छौंकी इतनी देर में नापता है वही तक गौ काप। तो वे बोले कि किता गौ लल्ला में इनकी मोह न पते किता गए। तो भाई बाद में तक मुझे ढूंढ रहे हैं, तो खंदी में कूद गए। फिर मैं इनके खंदी में पैर रखते हुए खंदी में गिर गए। तो खंदी में 1 घंटा था मैं और पास ढूंढ रहे भट्टा के। गड्ढा तो बहुत गहरा, मशीन आज करके गई है गड्ढो वो दूसरे पसार में हो गड्ढा। मशीन न करी डूब गए। मैं लड़का को लिखा रहा तो डूब गए कतई। बहुत गहरा है हुआ जो गड्ढा आज करके गए। बुलंदशहर जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ बीकेडीए का बुलडोजर एक बार फिर गरजता नजर आया। सिकंदराबाद क्षेत्र में चल रहे अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग कॉलोनियों में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान बिना नक्शा पास बनाए फ्लैटों को भी बीकेडीए ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद देहात क्षेत्र में बिना किसी स्वीकृति के कॉलोनियां काटी जा रही थी और इस पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद बीकेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर एक्शन लिया। प्राधिकरण अधिकारियों ने साफ कहा कि बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के बनने वाली कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बीकेडीए ने लोगों से अपील की है कि ये प्लॉट या मकान खरीदने से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता जरूर जांच ले, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में शिक्षक और छात्र के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज चकमाली का बताया जा रहा है, जहां कक्षा 10 के छात्र अमर सिंह को मानचित्र का सही जवाब न देने पर शिक्षक कार्तिकेय सिंह ने कथित तौर पर पीटा। आरोप यह भी है कि पिटाई से छात्र के हाथ में फ्रैक्चर आ गए। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन के दबाव में शिक्षक अपनी बहन अनन्या सिंह के साथ छात्र के घर गलती मानने पहुंचे। वहीं शिक्षक और उनकी बहन का आरोप है कि छात्र के परिजन ने दोनों को गैराज के अंदर ले जाकर रॉड और जैक से जमकर पीटा। इससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई है। दोनों पीड़ितों ने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। उधर छात्र पक्ष ने भी शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों पक्ष करवी कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वगैरह नहीं समझाया, मानचित्र नहीं समझाया गया। तो हमने बोला सर जी नंबर आप काट लिए हैं, नाम को एक बार बताएं। तो आधे दे दीजिए। कह रहे हैं तेरी औकात थी लिखने की, तेरी औकात क्या है, तेरा बाप क्या करता है, किसानी करता है। तो मेरे मारने लगे हैं, पहले हाथ ही हाथ मारे हैं। फिर कहें चल प्रिंसिपल के पास चल। मगर सर जी आप प्रिंसिपल के पास ले चलिए, मैं हॉस्टल का हूँ, आप मेरे को मत मारिए। प्रिंसिपल सर वो बोलेंगे कैसे मारा है? इन्होंने डंडे से, इतना मोटा डंडा था उसमें मारे हैं और दौड़ा दौड़ा गैलरी में मारे हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में पढ़ाता हूँ। तो लड़के ने बदतमीजी की थी, थोड़ा सा मैंने मार दिया था, उसको ज़्यादा लग गई थी। तो वही प्रिंसिपल प्रबंधक और प्रिंसिपल के कहने पर हम लोग उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगने गए, मैं और मेरी बहन। बिजनौर जिले के थाना नहटौर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। धामपुर रोड स्थित ईदगाह मोड़ के पास 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कैटर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया और इसमें सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों में फंसे घायल ड्राइवरों को बाहर निकालकर तत्काल सीएससी में भर्ती कराया।
हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें टक्कर का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कौशाम्बी जनपद के नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम अंतर्गत दारानगर में आयुष केशरवानी की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च चित्रकूट जनपद के बरगढ़ निवासी आयुष केशरवानी की हत्या के खिलाफ आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर केशरवानी ने किया। कैंडल मार्च दारानगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाला गया, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और बड़ी संख्या में संभ्रांत नागरिक शामिल रहे। मार्च के दौरान लोगों ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारी और आम लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। कैंडल मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मकसद हमारा यही है कि वो एक व्यापारी है और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करती है और हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाती है। विगत दिनों बरगढ़ में अशोक केसरवानी के सुपुत्र आयुष केसरवानी की निर्मम तरीके से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। इससे समस्त व्यापारी समाज बहुत दुखी है, बहुत आहत है और क्रोधित भी है। हम राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से ये मांग करते हैं सरकार से कि बुलडोजर कार्रवाई के तहत उनके घरों पर बुलडोजर चले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा के साथ कम से कम फांसी की सजा हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक व्यापारी समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मैं शिवशंकर केसरवानी, अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन दारानगर कौशाम्बी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।